नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 18 अक्टूबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। न्यूज़पेपर में हेडलाइन को देखेंगे हम लोग, उसके साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें एससीओ समिट जो हुआ है, जिससे भारत और पाकिस्तान का रिलेशन चर्चा में है, उसको कंक्लूड करेंगे हम लोग। उसके साथ साथ कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। सीएए के धारा 6A को लेकर फैसला सुनाया है। इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ज़रा देखेंगे कि ये धारा क्या है। उसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे। देखिए हेडलाइन क्या है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कल से ही टेलीग्राम पर और सभी जगहों पर ये चीज़ चल रहा है। एक लेटर वायरल हो रहा है बीपीएससी के नाम का, जिसमें लिखा हुआ है कि 13 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन होगा संभावित। लेकिन वो लेटर देखने में फेक लग रहा है। मुझे नहीं पता वो फेक है ओरिजिनल है। बीपीएससी के वेबसाइट पर 18 तारीख के सुबह जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक वो लेटर मौजूद नहीं था और ना ही बिहार सरकार की किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर वो लेटर अवेलेबल था। हालांकि बीपीएससी एग्ज़ाम डेट का लेटर केवल बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही अवेलेबल होता है, वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। आपका एग्ज़ाम ज़रूर संभावित है दिसंबर में 13-14 तारीख को। एक पाली में होगा, 2 पाली में होगा, 2 दिन में होगा। ये चीज़ ऑफिशियली बीपीएससी ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। ऑफिशियली एग्ज़ाम डेट आपका एक्सटेंड नहीं किया है। संभावना संपूर्ण रूप से है, 100% है कि दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा। ये मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि वो लेटर कई सारे लोग मुझे भेज कर पूछ रहे हैं कि सही है, गलत है, फेक है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर वो अवेलेबल नहीं है अभी तक। ओके, देखते हैं हम लोग हेडलाइन क्या है। ये एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग मैंने आपको दे दिया है। देखिए आपको पता होगा एग्ज़ाम डेट का होगा ही दिसंबर में, जनवरी में, जब भी होगा ही। पढ़िएगा अच्छे से और पढ़िएगा, यही आपका कर्तव्य है। अपने कर्तव्य पर थोड़ा सा फोकस रखिए, आपका फल ज़रूर मिलता है अच्छा। और अगर केवल फल की सोचेंगे तो कर्तव्य फिर आपका छूट जाएगा, फिर आपका कुछ हासिल नहीं हो पाता है। इसलिए ध्यान में रखिएगा, पढ़िएगा और पढ़िएगा, रेगुलर रहिएगा। देखिए क्या है आज का हेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने कल 4-1 इससे डिसीजन दिया है, जिसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके धारा 6A की वैधानिकता को बरकरार रखा गया। क्या है ये और क्यों इसको लेकर कई जगहों पर खुशी मनाई जा रही है, कई सारी जगहों पर विवाद भी उत्पन्न हुआ है, इसको देखेंगे हम लोग। उसके साथ में पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उन्होंने बोला कि ये बहुत ही अच्छा ओपनिंग होगा। एस जयशंकर जी ने पाकिस्तान की यात्रा की है, ये भारत और पाकिस्तान के रिलेशन में एक अच्छा ओपनिंग होगा। अब आपको क्या क्या देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में। भारत के कुछ सिंगर जो हैं वो पाकिस्तान की यात्रा पर जा सकते हैं और वहाँ पर कंसर्ट वगैरह करेंगे वो। इसके साथ साथ आपको दिखेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट वगैरह भी शुरू होगा। ये हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ में बढ़ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की तरफ में बढ़ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान का रिलेशन जो है एक नॉर्मलाइजेशन का तीसरा-चौथा दौर जो है वो शुरू होने जा रहा है। आपको पता ही होगा कि हम कितने सारे युद्ध भी लड़ चुके हैं और 2019 ईस्वी में जब से भारत सरकार ने धारा 370 आर्टिकल 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त किया, उसके पश्चात से भारत और पाकिस्तान का रिलेशन बिल्कुल ही एंड जैसा हो गया था, बिल्कुल होल्ड हो गया था, कुछ भी उसमें प्रगति नहीं हो रही थी। लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा कि उससे प्रगति होगी क्योंकि थोड़ा सा बर्फ पिघला है। देखिए अगला न्यूज़ क्या है। हमास के चीफ था, कौन था, तो इसका नाम है सिनवार। क्या नाम है? याह्या सिनवार। याह्या सिनवार नाम है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसको कल इजराइल ने बॉम्ब करके मार दिया है। रफ़ा शहर, गजा पट्टी है, उसका दक्षिण में शहर है रफ़ा। वहाँ पर अंडरग्राउंड टनल में रह रहे थे और वहीं पर बॉम्बिंग किया इजराइल ने और मार दिया गया। इससे पहले इस्माइल हानिया को मारा था। इस्माइल हानिया का नाम सुना होगा आपने। इस्माइल हानिया को इजराइल ने तेहरान में बॉम्बिंग करके मारा था। तेहरान में बॉम्बिंग की थी इजराइल ने और वहाँ पर मारा था। उसके पश्चात से याह्या सिनवार, जिसको 7 अक्टूबर 2023 की जो घटना है, जो इजराइल पर टेरर अटैक हुआ था हमास के आतंकवादियों के द्वारा, जिसमें बहुत सारे इजरायलियों की मृत्यु हुई थी, 800 से 900 इजरायली मारे गए थे और कई सारे लोगों को बंधक बनाकर 1 साल से रखा गया है। उसका सारा का मास्टरमाइंड इसी को माना जा रहा था, याह्या सिनवार को। अब इसको कल मार दिया गया है। इसका नाम ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कई बार पीटी में ये पूछ लिया था, हाल ही में चर्चा में रहा ये नाम जो है याह्या सिनवार, ये क्या है, तो ये हमास जो है गुट है उसका चीफ है। हमास जो है, देखिए ध्यान से सुनिएगा एक चीज़ को, हमास जो है उसको भारत सरकार आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन नहीं मानती है। हिजबुल्लाह जो है
इसको भारत सरकार आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन नहीं मानती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। बाकी चलिए देखते हैं कि आज का मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है कि इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है और किस चीज़ के लिए मिला है, उसका अध्ययन करेंगे हम लोग। उसके बाद से हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, SCO भारत पाकिस्तान रिलेशन का अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात से हम लोग अध्ययन करेंगे किस चीज़ का, तो धारा 6A का करेंगे। उसके बाद भी एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके देखते चलेंगे, PT और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, याहिया सिनवार का, और हानिया का नाम भी ध्यान रखिएगा, इस्माइल हानिया नाम था उसका, जिसको तेहरान में मारा गया था। देखिए क्या है आज का मुख्य न्यूज़ में से, अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है, उसी को हम लोग सबसे पहला न्यूज़ में रखा है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। फिजिक्स का नोबेल मैंने आपको पढ़ाया था, केमिस्ट्री की भी चर्चा कर दी थी मैंने, साहित्य के नोबेल की भी चर्चा की थी, नोबेल पीस प्राइज़ की भी चर्चा की है मैंने, और आज हम लोग किसका, नोबेल इकोनॉमिक्स की चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि मेडिसिन में नोबेल मिलता है, न कि बायोलॉजी में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तीनों में नहीं मिलता है नोबेल, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन में मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा किस में मिलता है, तो पीस प्राइज़ मिलता है, लिटरेचर के लिए मिलता है, और इकोनॉमिक्स में मिलता है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नोबेल प्रदान किए जाते हैं, तो उसको ज़रा देख लेते हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स में नोबेल किनको दिया गया है, ये 3 वैज्ञानिक हैं जिनको, 3 अर्थशास्त्री हैं जिनको दिया गया। इन तीनों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा और पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए कहाँ से हैं ये। मैक्सिमम आपको USA से दिखेंगे। भारतीय मूल के भी किसी लोग का अगर कभी नॉमिनेट भी हुए ना आज़ादी के बाद, तो रहता है कि भारतीय मूल के USA निवासी। भारत को नोबेल क्यों नहीं मिलता है? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में हमने 2 नोबेल प्राप्त किया, CV रमन और रविन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आज़ादी के पश्चात से हमने कोई नोबेल प्राप्त नहीं किया है। एक बार तो ठहर कर सोचना ही चाहिए कि हमें क्या सुधार करना है। चर्चा में क्यों है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 डेरॉन S मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स A रॉबिन्सन को संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के शोध के लिए दिया गया है कि किसी इंस्टीट्यूशंस का निर्माण कैसे होता है और समृद्धि पर उनके प्रभाव था, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका शोध किया है इन्होंने। इसी को लेकर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनके कार्य का आधुनिक महत्व यह समझने में है कि कैसे कमज़ोर देश सालों की तरक्की के बावजूद अमीर देशों की तरह विकसित नहीं हो पाए हैं, यानी कि संस्थाएं वहाँ पर कमज़ोर हैं। इनका क्या है शोध कि बहुत तेज़ी से प्रगति किया है बहुत सारे गरीब देशों ने, लेकिन फिर भी वो विकसित क्यों नहीं हो पाते हैं अमीर देशों के जैसे। तो इस चीज़ को लेकर इसमें शोध किया है इन्होंने, और आपको लग रहा होगा कि ये शोध क्या है, लेकिन इस शोध के अपनाकर कई सारे देश जो हैं अपने यहाँ पर संस्थागत सुधार करके खुद को विकसित बना सकते हैं। उनको ये पता चलता है कि कौन सी बारीकियाँ हैं जो छूट जाती हैं। ज़रा देखिए क्या है। पुरस्कार स्वरूप 11 मिलियन क्रोनर 1.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्तकर्ताओं के बीच उनके योगदान के सम्मान में बांटी जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। अध्ययन के प्रमुख फोकस क्षेत्र क्या क्या हैं? 3 अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए शोध में यह पता लगाया गया किस प्रकार विभिन्न संस्थागत संरचनाओं ने विशेष रूप से यूरोपीय उपनिवेशी देशों में, इसमें क्या कहा गया है, यूरोप के उपनिवेशी देशों में समृद्धि के मार्ग को प्रभावित किया है। जिन क्षेत्रों में यूरोपीय लोगों को उच्च मृत्यु दर का सामना करना पड़ा, वहां उनके बसने की संभावना कम तथा शोषणकारी संस्थाएं स्थापित करने की संभावना अधिक थी, जो अक्सर आधुनिक युग में भी जारी रही हैं। और इसमें एक और बहुत ही सुंदर सा लाइन कहा गया है, जहां से आपके निबंध लेखन में सवाल बन सकता है। क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर क्या है। इसी प्रकार का निबंध UPSC भी पूछ लेती है। शोध में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भूगोल और संस्कृति, यानी कि ज्योग्राफी और कल्चर के बजाय संस्थागत अंतर आर्थिक परिणामों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आपके यहाँ पर किस प्रकार की संस्थाएं विद्यमान हैं, ये सबसे ज़्यादा निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। किस चीज़ में? तो आर्थिक परिणाम आपको संस्थाओं का आधार पर मिलता है, न कि भूगोल और कल्चर के आधार पर। भूगोल की बात करें, कई सारे ऐसे देश हैं जिनका भौगोलिक परिदृश्य जो है वो बहुत ही खराब है। जैसे उदाहरण जापान का ले सकते हैं आप। जापान से ज़्यादा प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक रूप से खराब देश और कोई नहीं हो सकता है। साल में 5, 10, 50, 60 बड़े भूकंप देखता है वो देश, सुनामी देखता है। रहने के लिए ज़मीन नहीं है, कृषि करने के लिए ज़मीन नहीं है, लेकिन दुनिया की
तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है वो, और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तकनीक में वो अमेरिका और चीन की बराबरी करता है। न केवल खुद खाता है बल्कि दुनिया को निर्यात भी कर देता है। किस प्रकार से? तो केवल और केवल संस्थाओं के आधार पर, क्योंकि ज्योग्राफी तो उसके पास में है ही नहीं। विभाजित शहर नोगेल्स का उदाहरण, जहां मैक्सिकन पक्ष की तुलना में अमेरिकी पक्ष के पास अधिक आर्थिक अवसर और राजनीतिक अधिकार हैं, जो यह दर्शाता है कि संस्थाएं समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं। नोगेल्स अमेरिका मैक्सिको सीमा पर स्थित एरिज़ोना राज्य है, जहां मैक्सिको में स्थित इसके जुड़वा शहर हीरोइका नोगेल्स से अपनी सीमा साझा करता है। इन्होंने उदाहरण के तौर पर अमेरिका और मैक्सिको के सीमा पर जो कुछ शहर हैं उसका उन्होंने उदाहरण दिया और बताया है कि किस प्रकार संस्थाओं के आधार पर आर्थिक परिणाम आपको मिलते हैं, न कि ज्योग्राफी और आपको कल्चर के आधार पर। दोनों शहर में इंटरनेशनल रेवेन्यू द्वारा अलग किया गया है, दोनों देश के बीच सीमा बनाता है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता के बारे में प्रमुख बिंदु क्या है? अब ये आपको पहले पता चलेगा कि भाई किस थ्योरी के लिए दिया है। थ्योरी ये था इनका कि अच्छे संस्थान के निर्माण के द्वारा आप आर्थिक परिणामों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। भूगोल और संस्कृति ज़्यादा मायने नहीं रखती है। कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने बहुत तेज़ी से प्रगति की है, भारत का ही उदाहरण ले लीजिए, लेकिन हम विकसित क्यों नहीं बन पाए हैं? क्योंकि अपने यहाँ पर संस्थाओं की कमजोरी अभी भी विद्यमान है, जो विकसित देशों में नहीं होती है। साइमन जॉनसन, वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2007-8 में अपने कार्यकाल के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है MIT में प्रोफेसर हैं। ये MIT USA में है, दुनिया का सबसे अच्छा माना जाता शैक्षणिक संस्थान इसको। डेरॉन एस मोगलू के साथ मिलकर उन्होंने पावर एंड प्रोग्रेस आवर 1000 ईयर स्ट्रगल ओवर टेक्नोलॉजी एंड प्रॉस्पेरिटी 2023 नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये पुस्तक किसने लिखा है? तो साइमन जॉनसन ने लिखा है। और उनके साथ कौन थे इसमें? तो उनके साथ इसमें थे दूसरे जो डेरॉन एस मोगलू हैं, ये भी शामिल थे। इन दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखा है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये PT एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इस पुस्तक में इन्होंने बहुत ही सुंदर चीज़ पर जोर दिया कि कई देशों में गरीबी राजनीतिक व आर्थिक संस्थागत व्यवस्थाओं से उत्पन्न होती है, जिससे समाधान जटिल व दीर्घकालिक हो जाता है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं देश में, उसके कारण से व्यवस्थाओं से उत्पन्न होती है गरीबी। गरीबी वहाँ पर होना नहीं चाहिए, लेकिन संस्थाएं इस प्रकार की हैं जो गरीबी क्रिएट कर देती हैं, और इससे उनका सुधार भी दीर्घकालिक हो जाता है। बहुत लंबे अरसे में उनमें सुधार होगा और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वही बातें इन्होंने लिखी है ना, जो हम जान रहे होते हैं। हमें पता होता है कि एक अगर ईमानदार और सही संस्थान बनाया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। संस्थान का क्या तात्पर्य होता है? संस्थान का तात्पर्य एक RBI भी होता है, वो भी एक इंस्टीट्यूशंस ही है। अगर वो एक गलत फैसले लेगा तो किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे देश पर? अगर हमारी पॉलिटिकल बॉडी जो है वो हद से ज़्यादा करप्ट हो जाए तो क्या हालत होगा? अपने बगल में देख सकते हैं, आप पाकिस्तान में देख सकते हैं, जहाँ पर शुरुआत से ही पॉलिटिकल बॉडी जो रही ना, वो करप्ट रही, या तो सेना के हाथ में रही या फिर करप्ट पॉलिटिशियन के हाथों में रही। तो वहाँ की हालत आप देख सकते हैं। अपने देश से पॉलिटिशियन के हाथों में रही, लोगों द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के हाथ में भी रही। तो हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ही बेस्ट इंस्टीट्यूट था, लेकिन ठीक है, फिर भी हमने अच्छा काम किया, प्रगति तो कुछ की ही है। लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं विद्यमान हैं जिसमें सुधार की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। डेरॉन एस मोगलू कौन है? तो MIT में प्रोफेसर और साइमन जॉनसन के सहयोगी हैं। उन्होंने कहा कि उनका कार्य व्यापक रूप से लोकतंत्र का समर्थन करता है। गैर लोकतांत्रिक शासन से संक्रमण करने वाले देशों में आमतौर पर 8 से 9 वर्षों के भीतर महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि देखी जाती है, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि लोकतंत्र कोई आसान समाधान नहीं है। जेम्स ए रॉबिन्सन के साथ मिलकर उन्होंने व्हाई नेशन फेल द ओरिजिन्स ऑफ पावर प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी 2012 नामक पुस्तक भी लिखी थी। जेम्स ए रॉबिन्सन कौन है? देखिए, जॉन साइमन ने इनके साथ मिलकर पुस्तक लिखी और डेरॉन एस मोगलू ने जेम्स ए रॉबिन्सन के साथ मिलकर पुस्तक लिखी है। इन दोनों पुस्तकों को कृपया ध्यान में रखें, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये शिकागो विश्वविद्यालय, ये भी अमेरिका में ही है। शिकागो शहर याद है आपको, विवेकानंद जी गए थे, वहाँ पर भाषण भी दिया था उन्होंने। प्रोफेसर डेरॉन एस मोगलू के साथ व्हाई नेशन फेल के सह लेखक हैं। अपने कार्य के आधार पर उन्होंने सोवियत संघ जैसे ऐतिहासिक उदाहरणों का हवाला देते हुए दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो लोगों को दबाने पर विश्वास करता है, जैसे अपने बगल में म्यांमार का उदाहरण ले सकते हैं, पाकिस्तान भी उसका एक अच्छा उदाहरण माना जाता है, और उसका उदाहरण रूस भी माना जाता था एक समय में।
आर्थिक समृद्धि बनाए रखने की चीन की क्षमता पर संदेह व्यक्त किया है उन्होंने, और उसके अलावा उन्होंने चीन की क्षमता पर भी संदेह व्यक्त किया है कि हो सकता है जिस प्रकार का दमनकारी यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है, तो ये सिस्टम कहीं कोलैप्स न कर जाए, इस चीज़ का भी संदेह व्यक्त किया है उन्होंने। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई समाज उत्पीड़न और विशेषाधिकार की पिछली प्रणालियों पर काबू पाकर समावेशी समाजों में परिवर्तित हो गए हैं। इंक्लूसिव उन्होंने सोसाइटी का निर्माण किया है। किसने? तो अमेरिका का उन्होंने उदाहरण दिया। अमेरिका में एक समय था जब व्हाइट और ब्लैक लोगों के बीच में खाई हद से ज़्यादा थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम अगर आपने सुना होगा, मार्टिन लूथर किंग सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, दोनों के बारे में आपको पढ़ना होता है। इथिक्स पेपर 4 जो है यूपीएससी का, उससे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर उन्होंने ब्लैक आंदोलन को बहुत ज़्यादा उन्होंने लीड किया था और वो भारत की यात्रा पर भी आए थे। उनके प्रेरणा के स्रोत थे महात्मा गांधी जी, और इसी गांधीवादी तरीकों को अपनाकर उन्होंने ब्लैक लोगों के लिए संघर्ष किया था। और ब्लैक लोगों को वोट देने का अधिकार, एक स्कूल में जाने का अधिकार, बस में साथ में बैठने का अधिकार, ये सब मूल अधिकार नहीं थे। 1970 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी की बात है, हाल फिलहाल की 50 वर्ष हुए हैं करीब में। उस दौरान उन्होंने इस तरह के संघर्ष करके उनको अधिकार दिलवाए थे। यानी कि इंक्लूसिव सोसाइटी अमेरिका ने निर्माण किया है, और उस इंक्लूसिव सोसाइटी की बदौलत ही वो आज क्या है, तो दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर बैठा हुआ है। इसका इन्होंने उदाहरण दिया है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के बारे में मुख्य बिंदु क्या है। यह पुरस्कार इसे औपचारिक रूप से अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में सेवरिंग्स रिक्सबैक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, रिक्सबैक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, जिसकी शुरुआत स्वीडिश केंद्रीय बैंक द्वारा 1968 में की गई थी। यह भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाले वार्षिक नोबेल पुरस्कार का एक पूरक है, जिसकी शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुसार की गई थी। लेकिन अल्फ्रेड नोबेल के साथ ही इकोनॉमिक्स की नहीं हुए थे भाई, इकोनॉमिक्स को 1968 में शुरू किया गया है। इकोनॉमिक्स नोबेल पुरस्कार हाल फिलहाल में शुरू किया गया है। अन्य उल्लेखनीय अर्थशास्त्र पुरस्कार प्राप्त करता है 2023 में कार्डिया गेल्डीन को लैंगिक वेतन अंतर पर उनके शोध के लिए पुरस्कार दिया गया था कि किस प्रकार से महिला और पुरुषों से समान काम लिया जाता है, लेकिन उनमें वेतन जो है वो कमी देखी जाती है। इसको लेकर इन्होंने दिया था। वर्ष 2022 में बेन बर्नार्ड, डॉगलस डायमंड और फिलिप डाइबिग ने बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए प्रदान किया गया था। अन्य उल्लेखनीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता हम आर्थिक सिद्धांत के लिए फ्रेडरिक हायेक, जलवायु परिवर्तन विश्लेषण के लिए विलियम नॉर्डहॉस और व्यापार सिद्धांत के लिए ली पॉल क्रूगमैन शामिल थे। ये सब ऐसे लोग हैं जिनको दिया गया था। आप पिछले साल का और इस साल का दोनों साल का ध्यान में रख के जाइएगा। 2019 में अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो, माइकल केमर को गरीबी उन्मूलन पर शोध पत्र के लिए इनको सम्मानित किया गया था। अभिजीत बनर्जी वगैरह को भी सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कारों में लैंगिक असमानता अर्थशास्त्र का पुरस्कार भौतिकी के बाद दूसरा सर्वाधिक पुरुष प्रधान पुरस्कार है, जो केवल 3 महिलाओं को प्रदान किया गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इकोनॉमिक्स में कम महिलाएं सक्रिय हैं। शोध में मुख्य रूप से रिसर्च के क्षेत्र में दिया जाता है, ये उसमें कम महिलाएं सक्रिय हैं, इसीलिए कम मिल पाया है ये लोग। 2024 के और कौन कौन से नोबेल पुरस्कार है? तो साहित्य में दक्षिण कोरियाई लेखक हांगकांग को दिया गया। भौतिकी में जॉन जे हॉफफील्ड और जेफरी ई हिंटन को दिया गया है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रॉफकूल को दिया गया है। रसायन में डेविड बेकर, डेमिस हॉसविस और जॉन एम जंपर को दिया गया है। इनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पिछले साल का पीटी जो है सितंबर 2023 में हुआ था, तो उसके बाद के जारी हुए थे। सितंबर 2023 का नोबेल उसके बाद जारी हुआ था, और 2024 का भी नोबेल जारी हो गया है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि उसको ध्यानपूर्वक पढ़ के जाइएगा। दोनों साल के नोबेल पुरस्कारों को आपसे पीटी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पीटी में ही पूछा जाएगा। बाकी मेंस में जो पूछा जाएगा वो भी मैंने बता दिया आपको कि किस प्रकार से भूगोल और संस्कृति के अलावा जो संस्थाएं होती हैं वो आर्थिक परिणामों आपको दे सकती हैं। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक होगा, जिसमें आपको अलग अलग संस्थाओं की चर्चा करनी पड़ सकती है। अगर मैं ये निबंध लिखने को दूं तो मैं इसके सजेशन में आपको क्या क्या बोलूँगा लिखने के लिए। मैं इसके लिखने के लिए आपको कंटेंट के लिए बोलूँगा आरबीआई का आप उदाहरण दे सकते हैं, आप आईएसआरओ का उदाहरण दे सकते हैं, आप डीआरडीओ का उदाहरण दे सकते हैं, आप आईआईटीज़ वगैरह का उदाहरण दे सकते हैं, आईआईएम का दे सकते हैं। उसके अलावा भारत सरकार ने आईसीएआर बनाया है, एग्रीकल्चर रिसर्च को लेकर आईसीएमआर बनाया है। ये सब संस्थाएं हैं जिन्होंने अद्भुत रिसर्च करके, नीति आयोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है जिसने भारत में गरीबी उन्मूलन इन सब चीज़ों बड़ा ही मदद किया है। इन संस्थाओं का नाम सहित आप बता सकते हैं किस प्रकार से भूगोल और संस्कृति के अलावा सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है आर्थिक परिणामों को,
वो है आपकी देश की संस्थाएं, जिसमें जापान का उदाहरण ले सकते हैं, इजराइल का उदाहरण दे सकते हैं, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं मिल पाता है उनको, इस देश का उदाहरण दे सकते हैं। और वो देश जो हैं वो क्या हैं, तो आज प्रगति के राह पर बहुत आगे निकल चुके हैं। इस तरह से आप उदाहरण लिख सकते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है? अगला है भारत पाकिस्तान संबंध और SCO। भारत पाकिस्तान संबंध और SCO। हमारे जो विदेश मंत्री जी S जयशंकर जी वहाँ पर SCO में सम्मेलन भाग लेने के इस्लामाबाद पाकिस्तान गए थे और उसी के बाद ये चर्चा में है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान के इस्लामाबाद में SCO परिषद के शासनाध्यक्षों की बैठक के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ अनौपचारिक बातचीत की है। ऑफिशियल बायलैटरल टॉक तो नहीं हुआ है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर डिनर में शामिल होने गए थे, तो वहाँ पर बातचीत हुई है और माना जा रहा है कि ये आगे जो आने वाले संबंध में हमारी प्रगति होगी उसका रूपरेखा कल ही तय कर दिया गया है। इसमें कहा गया कि यह बातचीत पिछली मुलाकातों की तुलना में अधिक सकारात्मक रही है। SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद के बाद दूसरी सबसे बड़ी परिषद है। देखिए, SCO में राष्ट्राध्यक्षों की जो परिषद है, जिसमें क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट भाग लेते हैं, जिसमें मोदी जी जाएंगे भाग लेने के लिए। ठीक है। शासनाध्यक्षों की होती है एक, जिसको हेड ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है शायद, उसके अगर उसका बैठक था अभी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, इसीलिए मोदी जी वहाँ पर नहीं गए, क्योंकि उसमें देश के शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष ने भाग नहीं लिया था। रूस के राष्ट्रपति नहीं आए थे, शी जिनपिंग जी नहीं आए थे, इसीलिए वहाँ मोदी जी भी नहीं गए। हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं इसीलिए वहाँ पर वो गए थे। SCO शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या सकारात्मक घटनाक्रम हुए हैं? तो विवादास्पद भाषणों का परिहार। भारत और पाकिस्तान जो हमेशा आरोप प्रतिरोध ही करते रहते हैं, उन्होंने अपने जो भाषण है वो बड़ा ही मृदु रखा और सरल रखा है। भारत पाकिस्तान दोनों ने अपने राष्ट्रीय वक्तव्यों में विवादित भाषणों का प्रयोग करने से परहेज किया है। पाकिस्तान की ओर से कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों का कोई सीधा उल्लेख नहीं किया गया। ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान कश्मीर की बात ना करे SCO में, ऐसा कभी सुना था आपने? तो ये पहली बार हुआ है। उसने स्वीकार कर लिया है। दरअसल में मैं आपको समझाऊं, अगर सही से अगर आप समझेंगे, तो उसने स्वीकार कर लिया है कि भारत कश्मीर में 100% सफलता हासिल कर चुका है। अब बात अगर होगी तो POK को बड़ी भी होगी, लेकिन भारत भी POK की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। दोनों शांति की राह पर बढ़ने के लिए एक बहुत बड़े मुद्दे को पीछे छोड़ रहे हैं। मुद्दा कभी था ही नहीं, मुद्दा तो POK ही था। पाकिस्तान की ओर से कश्मीर का अगर उल्लेख नहीं किया गया तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा चेंज आया है। भारत ने सीमा पार आतंकवाद पर चर्चा करते हुए पाकिस्तान का विशेष उल्लेख करने से परहेज किया। भारत ने आतंकवाद का नाम जरूर लिया है, सेपरेटिस्ट ग्रुप का नाम जरूर लिया है कि भाई सेपरेशन वाले जो ग्रुप हैं उनको हमें नहीं बढ़ावा, लेकिन कभी भी पाकिस्तान की चर्चा नहीं की। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। SCO के चार्टर में है ये सब चीज़ें, तो बस उसी की बात की है उन्होंने। ठीक है। प्रोडक्टिव मीटिंग। भारत ने SCO के प्रोडक्टिव मीटिंग आयोजित करने के लिए पाकिस्तान नेतृत्व की सराहना की तथा अपने प्रस्थान वक्तव्य में सकारात्मक संकेत दिए। भारत ने प्रयत्न किया कि पाकिस्तान में जो SCO का मीटिंग हो रहा है वो सफल हो। क्यों सफल हो? भारत ने उसमें हिस्सा लिया। भाई डायरेक्ट गए हिस्सा लेने के लिए। क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग, व्यापार, संपर्क, ऊर्जा प्रवाह और आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के विरुद्ध सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया गया। कुछ SCO सदस्यों के साथ तापी, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, ऊर्जा पाइपलाइन और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। तापी जो प्रोजेक्ट है ये अगर सफल हो जाता है तो यकीन मानिए भारत का कई सारे चीज़ों को लेकर जो संरक्षण है, ऊर्जा सुरक्षा है, वो सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसे ऐसे देश शामिल हैं जहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशन मौसम के जैसे बदल जाते हैं। जो पाकिस्तान ही है, कब वहाँ वो पॉलिटिकल कंडीशन बदल जाएगा कौन देख रहा है। अफगानिस्तान में तो तालिबान का ही शासन है। आर्थिक सहयोग के लिए पहल। इस शिखर सम्मेलन के परिणाम स्वरूप आर्थिक वार्ता कार्यक्रम, आर्थिक सहयोग बढ़ाने की रणनीतियों को प्रस्तावित किया गया है और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि भारत और पाकिस्तान का व्यापार जो है ये ओपन हो जाएगा और भारत पाकिस्तान का व्यापार बिल्कुल सरल तरीके से जिस प्रकार से 2019 से पहले चल रहा था उसी प्रकार से फिर से शुरू हो जाएगा। संयुक्त वक्तव्य में हरित विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, व्यापार के साथ निर्धनता उन्मूलन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर ही बल दिया गया है। बहुपक्षीय मंच भारत पाकिस्तान संबंध को कैसे सुधार सकते हैं। वार्ता के लिए तटस्थ मंच जैसे SCO जो मंच हैं इस पर भारत पाकिस्तान बातचीत कर सकते हैं। देखिए बायलैटरल टॉक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर बहुपक्षीय मंच हैं, बहुपक्षीय मंच का मतलब क्या होता है, कोई आपका दोस्त जैसे लड़ाई हो गई तो डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, तो गुट में बुला लिया और इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो वही वाला हाल यहाँ पर भी है। क्षेत्रीय सहयोग, सार्क जो है ये एक मरी हुई बॉडी है, इसको जीवित किया जा सकता है, ये तो मृत हो गई है बिल्कुल ही। उसके अलावा
रैट्स जैसे संगठन हैं जहां पर आतंकवाद रोधी ढांचा बनाया गया एससीओ के तहत, यहां पर भी दोनों देश बातचीत कर सकते हैं। और जो उनका मुद्दा है, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है ना भारत और पाकिस्तान के बीच में। इससे भी बड़ा कोई मुद्दा है क्या? भारत ने हमेशा ही बोला है कि जब तक आप टेरर को बंद नहीं करेंगे, आतंकवाद को बटन बंद नहीं करेंगे समर्थन देना, तब तक हम बात ही नहीं करेंगे आपसे। तब वो बोल सकते हैं ठीक है हम बंद कर रहे हैं, बातचीत कर लीजिए, यही तो होगा ना। इससे ऐसा ढांचा मिलता है जिसके तहत दोनों देश साझा सुरक्षा खतरों पर मिलकर कार्य कर सकते हैं, भले ही उनके द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो। देखिए, दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई है 2019 के बाद से। उसने भारत के साथ व्यापार तो बंद कर दिया, लेकिन वहाँ पर उसके उत्पादन इतना नहीं होता है कि वहाँ की जनता का पेट भर सके। व्यापार होता था तो सस्ते कृषि उत्पाद उसको मिल जाते थे, सब्जियाँ, फल से लेकर और अन्न वगैरह भी। लेकिन व्यापार बंद होने से वहाँ की इकॉनमी डामाडोल हो गई। पॉलिटिकल घटनाक्रम भी वहाँ पर लगातार चेंज होता रहा है। इमरान खान आए, फिर वो जेल में गए, तो फिर दूसरे लोग आ गए। इसीलिए अब वो चाह रहा है कि संबंध अच्छे हो जाएं। एससीओ के बारे में छोटा सा हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। 15 जून 2001 को शंघाई, चीन में स्थापित एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके संस्थापक सदस्य 6 हैं: कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसलिए इसको स्थापित किया गया था कि चीन का जो सीमा विवाद है उसको समाप्त किया जा सके। सेंट्रल एशिया के जितने देश हैं उनके सब के साथ चीन की सीमा विवाद थी। अब केवल चीन का सीमा विवाद एक ही देश के साथ है, वो है भारत के साथ में। बाकी सब के साथ उसने सीमा विवाद को सॉल्व कर लिया। भारत के साथ वो करना नहीं चाहता, क्योंकि इस चीज़ को लेकर वो हमें ब्लैकमेल करना चाहता है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करना, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना, क्षेत्रीय शांति स्थिरता सुनिश्चित करना, यही एससीओ का मुख्य रूप से वो रखा गया है। एससीओ में संघाई स्पिरिट का पालन होता है। पारस्परिक विश्वास और लाभ, समानता, परामर्श, ये और सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान और साझा विकास पर आधारित है। ये निर्णय लेने वाली संस्थाएं, एससीओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है राष्ट्राध्यक्षों की परिषद, जिसको सीएचएस कहा जाता है। इसका बैठक नहीं हुआ है, इसमें मोदी जी भाग लेंगे जब भी बैठक होगा तो, जिसकी प्रमुख संगठनात्मक मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रतिवर्ष बैठक होती है। सहयोग रणनीतियों पर चर्चा करने, क्षेत्र को प्राथमिकता देने, बजट को मंजूरी देने के लिए प्रतिवर्ष शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक होती है। और सीएचजी और सीएचएस शासनाध्यक्षों की बैठक होती है और राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होती है। अभी शासनाध्यक्षों की बैठक थी जिसमें एस जयशंकर जी भाग लेने के लिए पाकिस्तान गए हुए थे। अस्थायी निकाय, एससीओ के 2 अस्थायी निकाय है। इसका सचिवालय बीजिंग में स्थित है, जो संगठन के दैनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। और एक रैट्स है जो आतंकवादी रोधी है, और इसका सचिवालय ताशकंद में स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में 10 पूर्ण सदस्य हैं: चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस, ये इसके सदस्य हैं। बेलारूस 24 में, ईरान 2023 में जुड़ा है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? तो नेक्स्ट टॉपिक वही होगा, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A में संशोधन किया गया है। क्या है ये, जरा इसको समझेंगे। और 5 जज थे, जिसमें 4-1 से फैसला दिया गया है। 4 जजों ने पक्ष में फैसला दिया कि 6A की वैधानिकता को बरकरार रखना हमें। एक जज ने बोला कि नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। यहाँ पर 4-1 से दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है धारा 6A। धारा 6A को असम समझौता, असम एकॉर्ड, असम एकॉर्ड त्रिपक्षीय समझौता था। असम सरकार और आसू, असम का स्टूडेंट यूनियन है जिसको एएसयू कहा जाता है, और एएसयू कहा जाता है आसू, और राजीव गांधी सरकार, राजीव गांधी जिस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, इसलिए इसको त्रिपक्षीय समझौता कहा जाता है। ज्ञापन को आगे बढ़ाने के 1985 में किए गए एक संशोधन के माध्यम से नागरिकता अधिनियम 1955 में शामिल किया गया था। असम समझौता केंद्र सरकार, असम सरकार और अखिल असम छात्र संघ के बीच में असमिया संस्कृति, विरासत, भाषा, सामाजिक पहचान को संरक्षित करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता था। दरअसल में है क्या, ये मुद्दा क्या है? जब भारत को डिवाइड किया अंग्रेजों ने, तो भारत को 2 जगहों से उन्होंने घेरने की कोशिश की। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उनको पता था कि इस देश को अगर हम आज़ाद छोड़ देंगे, और जितना बड़ा इसका रकबा है यानी कि आकार है, उतना बड़ा अगर इसको छोड़ देंगे तो ये देश ब्रिटेन छोड़ो अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है, इतना इससे पोटेंशियल है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश अगर एक होते तो आज दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी हो सकते थे हम। हमारे पास इतना पोटेंशियल है। दुनिया के सबसे समृद्ध देश थे हम जब अंग्रेज आए इस देश में, तब भी। आज भी हो सकते थे। 75 वर्षों में हम दुनिया में 5वें नंबर पहुँच गए, वो भी देश के 2 सबसे बड़े उपजाऊ हिस्सा को अलग करके। सिंधु का इलाका और ब्रह्मपुत्र का इलाका, ये बहुत उपजाऊ था अखंड भारत में।
ये अगर अलग हो गए तो भारत की इकॉनमी सोचिए कितना गुना कमज़ोर हो गया। अगर ये एक होते तो कहाँ होते। इसलिए उन्होंने बड़ा ही सुंदर सा चाल चला कि दो जगह पर उन्होंने घाव छोड़ दिए, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। कभी आपने देखा है दो एक ही देश के बीच में इतना बड़ा दूरी हो। खैर चलिए यहाँ पर आते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश युद्ध के समय 1971 और उससे पहले भी पाकिस्तान के सेनाओं के द्वारा वहाँ पर अत्याचार किए गए, जिसके कारण से वहाँ पर समय समय पर वहाँ पर प्रवासी भाग कर कहाँ पर आते रहे, तो भारत आते रहे। और भारत में कहाँ पर आए वो, तो भारत का मैप अगर आप देखेंगे तो ये बांग्लादेश है, तो ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका और ये असम का इलाका है। यहाँ पर आके भारी संख्या में बस गए। नॉर्थ ईस्ट और असम हमेशा से ही संवेदनशील रहा है, जनजातीय प्रमुख इलाका रहा है। तो जनजातीय लोग आज भी 2024 में भी अपने क्षेत्र में किसी दूसरे का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हैं। भारत के संविधान में इसलिए 6ठी शेड्यूल बनाया गया ताकि उनको हम सुरक्षित रखें, स्वायत्त रख सकें। लेकिन उसमें हुआ क्या, बांग्लादेश से बहुत ही बड़ी आबादी भाग भाग कर भारत में आने लग गई, जिसने डेमोग्राफी को चेंज कर दिया। वहाँ पर जहाँ पर हिंदू आबादी बहुल थी वहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुल हो गए, जनजातीय बहुल इलाकों में मुस्लिम आबादी बहुल हो गए। ये एक बहुत ही विकट संकट उत्पन्न हो गया। असम के सामने इतना बड़ा संकट हो गया कि असम के भाषा और कल्चर पर प्रभाव पड़ने लग गया। असमिया कल्चर बंगाली कल्चर से मिलता जुलता ज़रूर है लेकिन भिन्न है। उसमें क्या हुआ, बंगाली कल्चर और असमिया कल्चर के बीच में कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, सामाजिक तौर पर विभेद शुरू हो गया। ध्यान से सुनिएगा, इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं आप। उसी के कारण से असम में समय समय पर प्रदर्शन हुए। असम में एक स्टूडेंट यूनियन था जो बहुत ही मजबूत माना जाता है, जिसको कहा था आसू। क्या है उसका नाम, तो उसका नाम था अखिल असम छात्र संघ, इसका नाम था। बड़ा ही मजबूत संगठन था। भारत के प्रधानमंत्री के साथ त्रिपक्षीय समझौता में शामिल था। तो आप समझ सकते हैं कितना मजबूत स्टूडेंट यूनियन था ये। इसने बोला कि असम की भाषा, संस्कृति, विरासत, इसको हमें सुरक्षित करना है। ये जो बाहर से लोग आए हैं ये हमारे संस्कृति, भाषा इनको प्रभावित कर रहे हैं। उसी को लेकर एक हुआ था। अब कहानी आपको पता चल गया होगा। यह समझौता ऑल असम स्टूडेंट यूनियन द्वारा राज्य से अवैध प्रवासियों की पहचान करने, उन्हें निर्वासित करने के लिए चलाए गए आंदोलन के बाद अस्तित्व में आया था। धारा 6 के अनुसार 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले, राज्य में सामान्य रूप से रहने वाले विदेशियों को मतदान के अधिकार सहित भारतीय नागरिकों के सभी अधिकार और दायित्व प्राप्त होंगे। धारा 6A में यही कहा गया था और इसी चीज़ को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। एक चीज़ और है यहाँ पर कि 1971 क्यों माना जाता है बार बार, क्योंकि 1971 में ही क्या हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो सबसे ज़्यादा प्रवासी उसी दौरान आए, इसीलिए 1971 को डेडलाइन मान लिया। 1971 के बाद आए हुए लोगों को धारा 6A के तहत में हम क्या नहीं देंगे, तो उनको हम इसमें रियायत नहीं देंगे। 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम में प्रवेश करने वाले, राज्य में समान रूप से रहने वाले विदेशियों को पंजीकरण करने की अनुमति दी जाएगी। 25 मार्च 1971 तक पंजीकरण के बाद ऐसे व्यक्तियों के पास भारत के नागरिक के समान अधिकार और दायित्व होंगे, लेकिन 10 वर्ष की अवधि के लिए किसी मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र नहीं होंगे। वो ऐसा बनाया गया था उस समय रूल। फैसले के मायने क्या है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि लोग 1 जनवरी 1966 से पहले ईस्ट पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश से असम आए थे, उन्हें स्वतः नागरिकता मिलेगी। और जो लोग 1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 के बीच बांग्लादेश से असम आए, वे धारा 6A में दी गई योग्यता शर्तें पूरी करने पर नागरिकता ले सकते हैं। धारा 6A में जो योग्यता और शर्तें दी गई हैं उसको अगर आप पूरा कर रहे हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो लोग 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए हैं उन्हें इस कानून का कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। वे सब अवैध प्रवासी यानी घुसपैठिए हैं। ऐसे अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को चिन्हित कर वापस भेजा जाएगा। यही है धारा 6A का विवाद, जिसमें ये कहा गया है कि 1971 का क्यों तय किया गया है, तो वही मैंने आपको बता दिया। दरअसल मार्च से ही पाकिस्तान की सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, जिसके तहत वहाँ पर लोगों का दमन किया गया भारी मात्रा में, और लाखों की संख्या में प्रवासी भागकर भारत आ गए थे, जिसके कारण से 25 मार्च 1971 का डेडलाइन तय किया गया है। उससे पहले जो लोग आए उनको सौहर्ष स्वीकार किया गया है, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं भी मिलेंगी। लेकिन उसके पश्चात अगर आप आए हैं तो आपको घुसपैठिया माना जाएगा, आपको बाहरी मांगना जाएगा और आपको वापस भेजा जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक रूप से ठहराया है। अगला देखिए क्या है। अगला है कि हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि धारा 6A को असंवैधानिक ठहराने वाले उनका फैसला आगे से यानी फैसले की तारीख से लागू माना जाएगा। इसका अर्थ है कि जिन लोगों को इस धारा का लाभ मिल चुका उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। 5 जजों ने 3 अलग अलग फैसले दिए थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपना फैसला लिखा, जबकि जस्टिस सूर्यकांत ने स्वयं जस्टिस MS सुद्रेश और जस्टिस मनोज मिश्रा की ओर से
फैसला लिखा है। जस्टिस पार्टीवाला ने अलग से असहमति का फैसला लिखा। तीनों मिलाकर 407 पेज का फैसला हुआ था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने नागरिकता कानून के धारा 600 को वैध ठहराते हुए कहा कि 6A को भारत में घुसपैठियों का प्रवाह रोकने और जो पहले से आ चुके हैं उनसे निपटने के लिए कानून में शामिल किया गया था और ये बिल्कुल सही है, संविधान के अनुरूप है और इसको पालन करवाना चाहिए। धारा 6A क्या है वो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि त्रिपक्षीय समझौता के पश्चात धारा 6A को लाया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, इसको कृपया करके ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है आपसे। बाकी CA कानून 2019 में लाया गया था, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगला जो न्यूज़ है वो है क्या, तो इजराइल किल हमास चीफ, क्या नाम था इसका, याह्या सिनवार नाम था। गजा पट्टी का अगर आप देखेंगे ये इजराइल का मैप है। इजराइल में यहाँ पर है छोटा सा गजा का उत्तरी भाग है, ये मिडिल भाग है, ये दक्षिण भाग है। तो रफ़ा शहर दक्षिण भाग में है। रफ़ा शहर के एक टनल में छुपा हुआ था। हमास जो है वो टनल का जाल बिछा रखा है पूरे गजा में और टनल से ही ऑपरेट करते हैं। सोचिए ना, उतना छोटा सा गजा है, उसमें इजराइल जो है वो अपने बंधकों को नहीं छुड़वा पाया अभी तक। उसके बंधक कहाँ है उसको नहीं पता। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, उतने छोटे से गजा में। तो संघर्ष चल ही रहा है। हमास भी इजराइल पर अटैक करता है, इजराइल भी करता है। बहुत सारे लोग मारे गए गजा पट्टी में, तो करीब में 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इजराइल में भी बहुत सारे हज़ारों की संख्या में लोग मरे हैं। और याह्या सिनवार, इसको माना जाता है मास्टरमाइंड था पिछले साल के 7 अक्टूबर की घटना का। ओके, अब इसकी डेथ हो चुकी है, ये भी याद में रखिएगा इसका नाम। इससे पहले इस्माइल हानिया को मारा गया था तेहरान में। अगला एक छोटा सा टॉपिक है ट्विलाइट जोन जिसको कहा जाता है। इस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं वैज्ञानिक और मान रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण से जो समुद्र का तापमान बढ़ा है, उस समुद्र का तापमान बढ़ने के कारण से ट्विलाइट जोन में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके आवास विखंडन, उनके जान पर खतरा बन गया है। ट्विलाइट जोन के बारे में आपसे PT में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये क्या होता है ट्विलाइट जोन। देखिए इसको क्या कहा जाता है, ट्विलाइट कहा जाता है। महासागरों में ट्विलाइट जोन वह क्षेत्र है जो सूर्य के प्रकाश से भी वंचित रह जाते हैं। महासागर का अगर आपने पढ़ा होगा 11th की फिजिकल ज्योग्राफी में, तो अलग अलग जोन होते हैं। ये सी लेवल है, सूर्य के प्रकाश यहाँ से निश्चित दूरी तक ही जा सकती है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता वहीं पर रहती है जहाँ पर सूर्य के प्रकाश विद्यमान होती है। समुद्र में सबसे ज़्यादा जैव विविधता सूर्य के प्रकाश जहाँ तक जाती है उसी इलाकों में पाया जाता है। लेकिन उसके अलावे भी समुद्र में जीव जीवित रहते हैं जो सूर्य के प्रकाश से बिल्कुल दूर रहते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसलिए इसे गोधूलि की तरह या अज्ञात परिस्थिति वाला क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं जाती है। पूछा जाता है ये ट्विलाइट जोन क्या होता है समुद्र में। महासागरों के यह क्षेत्र रहस्यों से परे होते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस क्षेत्र में सूर्य की रोशनी गैर मौजूदगी में और साधारण संख्या में प्रजातियों की पनपने की संभावना होती है। ऐसे जीव जो देख नहीं सकते हैं, आँख से अंधे होते हैं वो यहाँ पर जीवित रहते हैं। मेघालय के प्रकृति निर्माण करती है उनका, वो बिना आँख के जीवित रहते हैं। अंधेरा होता है तो उनको आँख की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनको आँख नहीं देती है प्रकृति। मेघालय में बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं पाई जाती हैं, तो वहाँ गुफाओं में जो जल मौजूद होते हैं उनमें कुछ ऐसी मछलियाँ पाई गई जिनको पूरा वंशानुगत होता है उनका अंधापन, और उनको आँख कभी होता ही नहीं है। तो ये नेचर ने निर्माण किया। कहाँ पर होता है ट्विलाइट जोन? सागर में ट्विलाइट जोन वह क्षेत्र होता है जो सतह के नीचे लगभग 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई में स्थित होता है। सतह से, ये सी लेवल है, यहाँ से 200 मीटर से 1000 मीटर के बीच का क्षेत्र होता है। यहाँ पर सन का लाइट नहीं जा पाता है, इसी को ट्विलाइट जोन कहा जाता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। परिभाषा, यह क्षेत्र सूर्य की किरण के सीमित प्रवेश के कारण ठीक है, यहाँ प्रकाश कम होता है, इसलिए कई सारे जीव यहाँ पर रहते तो हैं, लेकिन जीवों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम होती है। जहाँ पर सन का लाइट जाता है वहाँ पर जीव अधिक जीवित होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर ही बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।